बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 368 मुलाहज़ा फरमाएं। अगर तुम अपने लोगों के लिए यहूदियों के खिलाफ कुछ भी करती फिर रही हो तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? मुझसे तुम्हारा क्या ताल्लुक वास्ता है? वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तुम्हारा ताल्लुक वास्ता उन लोगों से है मैं जिनके लिए काम करती हूँ। हमारी टीम के 2 अफराद इस वक्त यहाँ मसरूफ़ अमल हैं। मैं तुम्हें और माइकल तुम्हारी साथी को रिहाई दिलाएगा, बाद में आपस में मिल जाएंगे। मेरे बड़े तुम दोनों के दोस्त हैं, लिहाजा उसी ताल्लुक से मैं तुम्हें अपना दोस्त कह रही हूँ। तुम्हारे बड़े कौन है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। ये तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो मुझ में और मेरी साथी साहिल में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्पी का सबब वही है जो यहूदियों के पेश नज़र है। वो बोली, फ़र्क सिर्फ मुस्बत और मनफी रवैये का है। वो यहूदियों का रब्बी जिस खुफिया खजाने पर ख़ास साफ करना चाहता है, मेरे बड़े उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्कफ हुई, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने कहा ना इस वक्त तफसील बताना मुमकिन नहीं। मैं बाद में तुम्हारा ज़हन साफ कर दूंगी, मुझ पर एतमाद करो। उसके अंदाज से कहीं भी दुश्मनी नहीं झलकती थी। अगर वो वाकई रास कोई से काम ले रही थी तो फिर मेरे लिए बहुत अहम साबित होने वाली थी। रोटी इंसान के लिए हर दौर में बड़ी ज़रूरी है और अहम रही है, चाहे उसकी शक्ल मगरबी हो या मशरकी। मैंने उसे खरीदने की खातिर पूछा, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? वेनाली में। उसने जवाब दिया। वेनाली? मैं ज़ेरे लब दोहराया, क्या ये एंकरेज का ही कोई मुकाम है? नहीं, दिनाली दर हकीकत एंकरेज और फेयर बैंक्स के दरमियान वाक़ है। उसने जवाब दिया। वेनाली नेशनल पार्क अलास्का की बहुत मारूफ तफरीह गाह है। यहाँ पर जंगली खयात का बहुत बड़ा जखीरा है। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, ये कैसा नेशनल पार्क है जिसमें पत्थर से तराशी हुई कोठरियाँ हैं? मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है मैं किसी पहाड़ी के अंदर कैद होकर रह गया हूँ। चारों जानिब संगलाख चट्टानें। नहीं, तुम्हें बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। वो मेरी आंखों में देखते हुए मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई। इस वक्त हम माउंट मैकनिले के अंदर हैं। माउंट मैकनिले? मैं उछल पड़ा। वो बदसूर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, माउंट मैकनिले वेनाली नेशनल पार्क के ऐन वस में इस्तादा है। ये शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी बुलंदी 20,320 फुट है, जो हर वक्त बर्फ की मोटी तह से ढकी रहती है। ओह, मैं चौंके हुए लहजे में बोला, तो इसका मतलब है मैं वाकई इस वक्त किसी देवोकामत पहाड़ी के अंदर हूँ। यस, आई मीन इट। वो एक अदा से बोली, फिर वजाहत करते हुए कहने लगी, एंकरेज से यहाँ आने के लिए रोड और रेल रोड दोनों रास्ते मौजूद हैं। इस सड़क को हाईवे 3 कहा जाता है, जो एंकरेज से फेयर बैंक्स तक जाती है। रेल रोड पर चलने वाली ट्रेन का रूट भी यही है। लेकिन ये लोग माउंट मैकनिले तक पहुंचने के लिए दिनाली नेशनल पार्क का मरकजी दाखिली दरवाजा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये पार्क के आगाज पर ही हाईवे 3 को छोड़ देते हैं। इस तरह इनका सफर तकरीबन आधा हो जाता है। एंकरेज से निकलकर हाईवे 3 पर वैल्यू, कैसवेल, मोंटाना, सनशाइन, टाकिटना, चीज और करी के मुकामात पड़ते हैं। फिर वेनाली का किनारा शुरू हो जाता है। ये लोग हाईवे 3 को करी के मुकाम पर छोड़कर बाईं जानिब घूम जाते हैं और दुश्वार तरीन रास्ता तय करके एक मखसूस जगह पैट्रस वेल पहुंच जाते हैं। पैट्रस वेल में यूएस आर्मी का एक खुफिया अड्डा भी है। ये लोग उस अड्डे में गायब हो जाते हैं। फिर नायत की हिफाजत से तैयार करदा जेरे जमीन रास्ता इख्तियार करके ये पार्क में दाखिल हो जाते हैं, यानी जेरे जमीन ही रहते हुए। यह महफूज और कुशादा रास्ता इन्हें सीधा माउंट मैकनिले के इस खुफिया ठिकाने तक पहुंचा देता है, जहाँ इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं। चंद मखसूस लोगों को छोड़कर इस अड्डे के बारे में किसी को मुत्तलिक खबर नहीं। रबी मोशे हाइमन और उसकी टीम और चंद बड़े फौजी अफीसर इस राज से वाकिफ हैं। दिनाली नेशनल पार्क में तफरीह की गर्ज से आने वालों और माउंट मैकनिले की चोटी सर करने वाले सर फिरे खारिज ये नहीं जानते कि इस देवकामत पहाड़ के अंदर कितना कीमती राज जिंदा है। रोटी की बातें सुनकर मेरे अंदर तशवीश की एक लहर दौड़ गई। मैंने इस तरह लहजे में दरियाफ्त किया, इसका मतलब है चंद बड़े फौजी अफीसर को मालूम है इस पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। नहीं, वो कहती से बोली, वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं इस पहाड़ी के अंदर सैनियत की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें इसके आगे खोज भी नहीं है। यहूदियों को सिर्फ अपने फायदे की फिक्र होती है। पैट्रसवेल के मुकाम पर वाकई ये यूएस आर्मी कैंप भी रब्बी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। शायद तुम्हें मालूम नहीं, डीसी में वाकई फौजी हेडक्वार्टर पेंटागोन भी रब्बी के इशारे को मानने का पाबंद है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा तुम यहूदन होने के बावजूद भी यहूदियों के खिलाफ नफरत का इजहार क्यों कर रही हो। तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं यहूदन हूँ? मेरा अंदाजा है, मैंने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वो जल्दी से बोली, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, तुम्हारे सवाल का तफसीली जवाब मैं बाद में दूंगी। वो उजरत अमेज लहजे में बोली, फिलहाल इतना जान लो कि मेरा बाप एंडरसन एक अमरीकी यहूदी था, जबकि माँ का ताल्लुक स्पेन से था। मेरा बाप इतना बुरा आदमी था, उसने मेरी माँ एमी के साथ इतना बुरा सलूक किया कि इस रोए जमीन पर पाए जाने वाले तमाम यहूदियों से मुझे शदीद नफरत हो गई। उसका लहजा बेहद तलख हो गया। उसके बावजूद भी तुम यहूदियों की एक नहायत अहम तंजीम JDP के लिए काम कर रही हो? मैंने तीखे लहजे में पूछा। वो गहरी संजीदगी से बोली, ये मेरा काज है, कभी फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगी।
इतना ध्यान में रख लो, मैं यहूदियों के दरमियान रहकर इनके खिलाफ काम कर रही हूँ। ये मेरे बड़ों की पॉलिसी है, मैं उनका हुक्म मानने की पाबंद हूँ। तुमने बताया तुम्हारे बड़े हम दोनों में मुस्बत दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने अपनी उलझन दूर करने की खातिर पूछा, तुम मुझे और तुम्हारा साथी माइकल मेरी साथी साहिल को यहाँ से रिहाई दिलवाकर अपने आदमियों तक ले जाओगे। उसके साथ ही तुम कहती हो इस खुफिया अड्डे तक आने जाने का एक ही रास्ता है जो पैटरस वेल वाले फौजी कैंप से गुजरता है। इस सूरत में तुम लोगों के लिए ये काम उतना ही आसान होगा कि यहूदियों की नाक के 2 बाल नोच कर फरार हो जाओ, और यहूदी भी रब्बी मोशे हाइमन जैसा रूहानी और मादी सलाहियतों का मालिक वो तो अमल करते हुए बोली, मैं और माइकल तुम दोनों को अपने दूसरे आदमियों तक पहुंचाएंगे। पहाड़ी से बाहर ले जाना उनका दर्द सार है। जाहिर है उन्होंने यहाँ से फरार के लिए कोई ना कोई मंसूबा जरूर बना रखा होगा। हम तुम लोगों को उनके हवाले करके अपने मामूल पर आ जाएंगे। माइकल भी मेरी तरह बजाय डीजे के लिए काम करता है, लेकिन उसकी वफादारियां उन्हीं लोगों से वाबस्ता हैं जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। तुम लोग हमें कब यहाँ से निकालने का इरादा रखते हो? मैंने मतलब की बात की तरफ आते हुए कहा। कल इसी वक्त, रूटी ने बताया। ये रात का आखिरी पहर है, 2.5-3 घंटे बाद सूरज तुलू हो जाएगा। सूरज तुलू होने से मेरी मुराद तुलू का वक्त है, वरना उसकी सूरत देखना तो हरगिज नसीब ना होगी। मेरे ख्याल में फरार के लिए ये वक्त ज्यादा मुनासिब रहेगा। चंद में सोचने के बाद मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, अगर तुम्हें और तुम्हारे बड़ों को हमसे इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो फिर हमें वहाँ एनक्रीज ही में हमें ले उठती इस चूहेदान में फंसवाने की क्या जरूरत थी? मैं अपने बड़ों का हुक्म मानती हूँ, वो संजीदगी से बोली, वरना एनक्रीज में तो ये काम बहुत ही सहल साबित होता। मेरा ख्याल इसमें मेरे बड़ों की कोई खास मसलियत पोशीदा है। मैं पूछे बिना ना रह सका, कैसी मसलियत? वो लोग शातिर यहूदियों के मुंह पर बड़े जोर का तमांचा मारने का इरादा रखते हैं। वो जहरीले लहजे में बोली, अगर तुम दोनों एंकरेज में गायब हो जाते तो जॉनसन प्लेदर और 2-4 दूसरे अफराद की नाअहली समझी जाती, लेकिन अगर तुम लोग इस ज़ेरे ज़मीन ठिकाने से निकलने में कामयाब हो जाते हो तो समझ लो यहूदी एतमाद की इमारत ज़मीन बोस हो जाएगी। ये लोग अपने रब्बी को खुदा जितना कुदरत वाला समझते हैं और इसकी सलाहियतों पर अंधा यकीन रखते हैं। लियू रब्बी का दस्ते रास्त है। इन 2 अजीमुल मुरत्तब शख्सियात के चुंगल से तुम्हारा निकल जाना किसी धमाके से कम नहीं है। अगर इस वाक़े को आम नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ये एक नहायत ही खुफिया मिशन है, मगर तुम्हारे फरार से रब्बी और बर्नार्ड लियू की कमर टूट जाएगी, और शायद मेरे बड़े यही चाहते हैं। मैंने एक और अहम सवाल किया, अगर आप लोगों ने हमें यहूद की कैद से निकालने का फैसला कर लिया है तो फिर कल का इंतजार क्यों? ये काम तो आज बल्कि अभी और फौरी तौर पर भी हो सकता है। हो सकता है, वो तायदी अंदाज में बोली। अगर हम अभी ये मिशन शुरू कर दें तो तुम दोनों को कोठरियों से निकाल कर एक मखसूस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, जहां से हमारे दीगर 2 साथी तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, लेकिन वो प्रोग्राम के मुताबिक उस मुकाम पर कल पहुंचेंगे। लिहाजा ये काम आज कर लेना नुकसान का बायस होगा। तुम दोनों के साथ हम भी यहूदी उताब में आ जाएंगे। मेरे बड़ों ने बहुत सोच समझ कर ये मंसूबा तश्कील दिया है, तुम एक दिन सब्र कर लो तो अच्छा है। मैंने कहा, बर्नार्ड लियू ने मुझे सोचने के लिए सिर्फ इसी रात की मोहलत दी है। सुबह अगर मेरा फैसला उनके हक में ना हुआ तो मुझे रब्बी मोशे हाइमन के हवाले कर दिया जाएगा। पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हालात व वाक़यात पेश आएंगे। ये भी हो सकता है कल इस वक्त तुम मेरी कोठरी में आओ तो मैं तुम्हें यहाँ मिलूं ही नहीं, तुम मुझे जरूर यहाँ मिलोगे, वो पूरी यकीन लहजे में बोली। ये बात इतने यकीन से तुम कैसे कह सकती हो? मेरे बड़ों का मंसूबा बेदाग है। तुम्हें अपने बड़ों पर इतना ही भरोसा है? तुम उनसे मिलोगे तो मुझसे ज्यादा भरोसा करने लगोगे। देखूंगा। मैंने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। वो गहरी संजीदगी से बोली, मैं तुम्हारे और लियू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसील से तो वाकिफ नहीं, अलबत्ता इतना मुझे मालूम है वो लोग तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, मगर तुम्हें उनके किसी जाल में नहीं फंसना। ये लोग बहुत ही अय्यार और मक्कार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर शाहरा काट लेते हैं। अगर तुम्हारा जवाब नफी में हुआ तो वाकई तुम्हें रब्बी मोशे हाइमन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और मैं इस वक्त यही बताने आई हूँ कि रब्बी मोशे हाइमन की तरफ से बहुत चौकन्ना रहना, उसकी आंखों में देखकर बात ना करना। वो हिप्नोटिज्म का माहिर है, फौरन तुम्हें अपने ट्रांस में ले लेगा। क्या वाकई? मैंने हैरत अमेज लहजे में कहा। रूटी ने बड़ा ही नाजुक इंकशाफ किया था। रब्बी अगर वाकईतन हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी जैसी सलाहियतों का मालिक था तो फिर एक नहायत ही खतरनाक दुश्मन से मेरा पाला पड़ने वाला था। मुझे अपनी ची और योगा की कुदरत पर एतमाद था। मार्शल आर्ट्स का शोबा अलग था। पता नहीं हालात और वाकयात की ये नई बिसात मेरे खिलाफ कौन सी चाल चलने वाली थी। रूटी तस्दीकी लहजे में कह रही थी, रब्बी मोशे हाइमन को अगर यहूदी कौम अपना खुदा समझती है तो उसकी रूहानी सलाहियतों में कोई कलाम नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बड़े तुमसे बहुत पुर उम्मीद है। मैंने चौंक कर रूटी को देखा। वो मेरी निगाह मुजस्सम का सवाल फौरन समझ गई और वजाहत करते हुए बोली, मेरे बड़े तुम्हारे और तुम्हारी सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें ये बात मालूम है तुम बर्नार्ड लियू की पेशकश बुरी तरह ठुकरा दोगे, जिसके नतीजे में कल तुम्हें रब्बी के हवाले कर दिया जाएगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। इसका यही मतलब है तुम्हारे बड़े बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं इसलिए अपने बड़ों की बात तुम तक पहुंचाने आई हूँ। वो रसानी से बोली, रब्बी तुम्हें पहले मुहब्बत और शफकत से कायल करने की कोशिश करेगा,
जब तुम उसकी बातों पर नहीं आओगे तो वो हिप्नोटिज्म की सलाहियत को आजमाना शुरू कर देगा। अगर एक मरतबा तुम उसके ट्रांस में आ गया तो वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देगा। वो वाकई ऐसा कर सकता है, इसलिए तुम्हें रब्बी के सामने हर लम्हा होशियार रहना है। उसकी आंखों में कतन नहीं देखना और उसकी गूंजदार तासीर अंगेज आवाज पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। इन यहूदियों ने तुम्हारे खिलाफ इंतहाई खतरनाक मंसूबा बना रखा है। मसलन कैसा मंसूबा? उसकी बात खत्म हुई तो मैंने पूछा। मेरे लहजे में खासी तशवीश पाई जाती थी। तुम्हारी साथी के ज़हन से तो सिर्फ तय खाने के राज निकलवाना है। वो साहिल को टाइटल पर रखते हुए बोली। रूटी की मालूमात काबिल रिस्क थी, लेकिन तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग के बाद वो तुम्हें और तुम्हारी सोच को नए सिरे से तामीर करेंगे। तुम्हारी बेपनाह सलाहियतों से वो आगाही हासिल कर चुके हैं। वो तुम्हें अपने मकसद के उसूल के लिए तैयार करेंगे। तुम्हारे मुंह में उनकी जबान बोलेगी और तुम्हारा ज़हन उन्हीं के मफाद में सोचेगा। यानी अपनी सलाहियतों की बिना पर तुम उनके एक नाकाबिले तस्खीर मोरे बन जाओगे। ये कभी नहीं हो सकता, बेइख्तियार मेरी जबान से निकल गया। रूटी की बातों ने मुझे खत दर्जा बेचैन कर दिया था। ये तो लगभग वही सूरत हाल थी जो नकली वैदांत के सिलसिले में हो रहा था। उधर वो किसी बदी की कुव्वत का आलाकार बनकर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा था, और इधर मैं यहूदियों के हाथ का खिलौना बनकर इनके मंशा के खेल खेलने वाला था। मैं ख्वाबो ख्याल में भी ऐसा नहीं सोच सकता था, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। रूटी की आवाज मेरी समाज से टकराई, इसलिए मैंने अपने बड़ों का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। इस हकीकत को जहन में रखना और रब्बी मोशी हाइमन से सामना करते वक्त बेहद मोहतात रहना। एक लम्हे को तवक्कुफ करने के बाद उसने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैंने तहजील से कहा, रूटी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर इजाफा करते हुए कहा, तुमने अपना फर्ज तो पूरा कर लिया, लेकिन मेरा एक कर्ज बाकी है, वो नहीं चुकाओगी? कैसा कर्ज? उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा। मैंने कहा, तुम्हें रूटी कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? उसकी फैली हुई आंखों में हैरत उमड़ आई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरी जबान में रूटी रोटी ब्रेड को कहते हैं। ओह! वो उछलने के अंदाज में एक कदम पीछे हट गई, गोया वॉशरूम की दीवार से जा लगी। 3 फुट की इस वॉशरूम में उछलने या कूदने की गुंजाइश ही कहाँ थी। रूटी के बिदकने का अंदाज ही ऐसा था जैसे मैं उसे ब्रेड समझकर फौरन खड़प कर जाऊंगा। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो जल्दी से बोली, तुम्हारी जबान कौन सी है? मैंने कहा, मेरी कौमी जबान उर्दू है और इस जबान की रोटी को हम बड़े मजे से खाते हैं। वैसे भी मैंडरन, थाई, हिंदी, अंग्रेजी और किसी हद तक तिब्बती भी मैं जानता हूँ। इट्स ओके। उसने बड़ी अदा से अपने बालों को झटका दिया और कहा, रूटी मेरा निक नेम है। मैं बचपन में गोल मटोल होती थी और मेरी माँ एमी मुझे रूटी कहकर मुखातिब करती थी। मैं नहीं जानती ये स्पेनिश लफ्ज है या किसी और जबान का। मैंने दिली में कहा, गोल मटोल की निस्बत से तो तुम्हारा नाम रोटी की बजाय डबल रोटी होना चाहिए था। मैंने रूटी से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, राकील एंडरसन। मेरे तस्वुर में राकील विलेज घूम गई। मैंने रूटी की आंखों में झांकते हुए शरीर लहजे में कहा, इसलिए अंग्रेज के उस किंग साइज वॉशरूम में तुम 1 बिलियन एयर बीसी बनी हुई थी, अपनी तमाम तर खशर सामानियों के साथ। वो खफीफ सा मुस्कुरा कर रह गई। मेरी इशारे को उसने बड़ी वजह से समझ लिया। हॉलीवुड की कियामत सरापा अदाकारा राकील विलेज ने 1 मिलियन एयर बीसी में बड़ी होशरुबा अदाकारी की थी। पूरी फिल्म में वो अंडर गारमेंट्स के भी खुलासे को बदन पर सजाए पूरी स्क्रीन पर अपनी जोबन भरी जवानी का जोर दिखाती रही थी। रूटी यानी राकेल एंडरसन ने एक मरतबा फिर जाने का इरादा जाहिर किया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, तुम 1 मिनट के लिए कमरे में चले जाओ। तुमने वादा किया था जाते वक्त मुझे बताओगी इस कोठरी में आमदो रफ्त का क्या जरिया है। मैंने याद दहानी के तौर पर कहा, तुम्हारी बातों से लगता है वो खुफिया रास्ता इस वॉशरूम में कहीं है। बात खत्म करते ही मैं उस मुख्तसर से वॉशरूम की दीवारों को घूरने लगा। तुम्हारा ये अंदाजा भी दुरुस्त है, वो बड़ी लगावट से बोली, लेकिन मैं अपने वादे को एक दिन आगे बढ़ाती हूँ। तुम हमारे लिए नहायत अहम हो। अगर अभी तुम पर यह राज खुल गया तो तुम अपने तौर पर कोई कदम उठाने की भी कोशिश कर सकती हो जिसमें कामयाबी से ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। लिहाजा मैं फिलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। कल रात तुम अपनी आंखों से देख लेना हम दोनों इस वॉशरूम के रास्ते किस तरह कोठरी से निकलते हैं। अगर मैं ये वादा करूं कि यहाँ से कहीं और नहीं जाऊंगा तो मुझे मजबूर ना करो, वो बेचारगी से बोली। मैं खामोशी के साथ 1 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी दरार की जानिब बढ़ गया। वो बड़ी दिल अवेज मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती रही, हत्ता कि मैं वापस कोठरी में नहीं आ गया। मेरे वहां से खिसकते ही उसने वॉश बेसिन का नल बंद कर दिया। मैं कोठरी में बैटरेस के नजदीक खड़ा हो गया। राकील ने मुझसे 1 मिनट की मोहलत मांगी थी। मैं 5 मिनट के बाद दोबारा वॉशरूम में पहुंच गया। राकील वहां मौजूद नहीं थी। यूं महसूस होता था इन संगलाख दीवारों में कहीं जज़ब हो गई हो। वो जिस पुरस्कार अंदाज में मेरी कोठरी में नमूदार हुई थी उसी जादुई तरीके से गायब हो गई थी। बादिल नजर में यही लगता था हुस्न जवानी के खजाने से माला माल वो यहूदन तलीसम फूंकने की माहिर थी। मैं वापस आकर बैटरेस पर लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। रूटी की बातों ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। सियोनी साजिश का एक नया रूप सामने आ रहा था। रूटी की बातों से मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि वो बहरहाल मेरी दुश्मन नहीं थी। वो ये काम किसी खास गुरोह के इमाम पर कर रही थी।
जिसका मतलब था उसके बड़े मेरे दुश्मन नहीं थे। बाद के हालात तो वाकयात से पहले नहीं खुल सकते थे। रब्बी मोशी हाइमन की रूहानी सलाहियतों के पेश नज़र मैं एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। वो एक ऐसा दुश्मन साबित होता जिससे निबर्द आजमाई में मुझे दांतों पसीना आ जाता। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। राकील के मुताबिक इस रात के 2.5-3 घंटे अभी बाकी थे। मैं ये वक्त जाग कर ख्वा मुखा के वहमों में नहीं गुजारना चाहता था। दुश्मनों की नींदें उड़ाने के लिए अपनी नींद पूरी करना अज हद जरूरी था। मैंने अपने दिमाग को मखसूस हिदायत दी और चंद नमाज के बाद नींद की कुदात व मेहरबान गोद में सर रख दिया। वो गोद जिसमें ममता की नरमी और गर्मी शामिल थी। देखते ही देखते मैं इस गोद का असीर होकर रह गया। अगली सुबह मैंने डट कर नाश्ता किया। उसका एक सबब तो ये कि कड़ाकेदार भूख थी। गुज़िश्ता रात मैंने नाश्ते के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी की थी और दूसरी वजह मेन्यू था। आज काफी स्लाइस के अलावा आमलेट, पूर्ज, मक्खन, पनीर और कुछ फल भी ट्रे में नजर आ रहे थे। इस सेहतमंद मेन्यू पर मैंने जी भरकर हाथ साफ किया। गुज़िश्ता रात वाला गोश्त का सालन और डिनर रोल गायब थे। मैंने लगभग पूरी ट्रे को साफ कर दिया। अगर कुछ बचा था तो एक आध सेब या चंद केले ही बचे होंगे जो वाफर तादाद में मुहैया किए गए थे। सिक्योरिटी गार्ड नाश्ते के खाली बर्तन लेकर वापस चला गया तो बर्नार्ड ल्यू आदम का। आज उसके लिए कोई आलीशान कुर्सी की जहमत नहीं की गई थी। उसने बेदाग कीमती सूट पहन रखा था और खास जल्दी में दिखाई देता था। उसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी थी। वो इस कोठरी की वाहिद खिड़की के सामने आया और खुरदरे लहजे में बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर वैतान। उसके सलाम में ऐसी करख्तगी थी जैसे किसी को फिटे मुंह कहा जा रहा हो। मैंने जवाबन गहरी संजीदगी से कहा, गुड मॉर्निंग। कुछ सोचा तुमने? बर्नार्ड ल्यू ने टटोलती हुई नजर से मुझे देखा। मैं बेकार बातों पर गौर फिक्र करके अपना वक्त बर्बाद और दिमाग खराब नहीं करता। मैंने रखाई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो मुतहम्मिल लहजे में बोला, गोया हमारी दोस्ती को ठुकरा रहे हो। मेरा यही मतलब है। ओह, वो बड़ी गहरी नजर से मुझे तकता चला गया। मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था। पता नहीं बर्नार्ड ल्यू को मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा होगा। मुझे तो उसकी आंखों में अय्यारी, सफाकी और दरिंदगी के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। थोड़ी देर तक खामोशी से मुझे घूरने के बाद उसने फैसला कुन लहजे में कहा, इट्स ओके, यू आर राइट लिबर्टी। फिर वो तेज कदम उठाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने अपने सर को खासा भारी महसूस किया। मैंने सोचा शायद ये भरपूर नाश्ते की वजह से है। फिर मैंने काफी का भरा हुआ मग भी मेदे में उंडेल लिया, जो मेरे वजूद में चुस्ती की बजाय सुस्ती बरती है। लेकिन ये उससे आगे का मामला नजर आ रहा था। खिड़की के पास खड़े खड़े मुझे चक्कर आ गया। मैंने खुद को संभालने की हद तक इम्कान कोशिश की, लेकिन मुझे इस कोशिश में कामयाबी ना मिली। मेरे कदम बुरी तरह डगमगाए और मैं धड़ाम से कोठरी के संगलाख फर्श पर आन गिरा। इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ यही ख्याल जागजी था, इस नाश्ते में जरूर कोई ऐसी शय मिलाई गई थी जो मुझे अपने आप से बेगाना कर दे। मैं चश्मे ज़दन में गहरी गफलत में चला जाऊं। फर्श पर बड़े बड़े मैंने अपनी आंखों को खोलना चाहा, लेकिन पपोटे कई मन वजनी महसूस हुए। उन्होंने मेरी कोशिश का साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने बेसुध होते हुए वजूद को बैटर्स की जानिब घसीटने की सही की, मगर बेसुध। मेरा ज़हन बड़ी तेजी से तारीकी में डूबता चला जा रहा था। इन लम्हात में बड़ी कमजोर अंदाज में मैंने सोचा, बर्नार्ड ल्यू अपनी कोशिश में नाकाम होकर मुझे रब्बी मोशी हाइमन के हवाले करना चाहता था, मगर मेरा जवाब सुनने से पहले ही मुझे अंटा गफील करने का बंदोबस्त कर दिया गया था, ताकि उन्हें बाद में किसी दुश्वारी का सामना ना हो। हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर अय्यार यहूदियों ने मुझ पर बड़ा कारी दाव मारा था। मैंने जी जान की कुव्वत को मुजतमे करके एक मरतबा फिर बैटर्स तक रसाई हासिल करने के लिए तगोद हो गई, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा। मेरे ज़हन और हवास अपने माहौल से यकसर बेगाना हो गए। मैं अपने होश और हवास खो बैठा था। जब दोबारा मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कुशादा हाल में पाया। मैं इस वक्त एक सोफे पर पड़ा था। मैंने पूरी तरह आंखें खोल दी। मुझे अपने दिमाग या बदन में किसी किस्म की नकात या तकलीफ महसूस ना हुई। बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं इसी सोफे पर बड़े आराम से सो गया था और अब मेरी आंख खुली है। मैं तो एक मुख्तसर सी संगलाख कोठरी में था और फिर इस वसीउ अरीज हाल में कैसे पहुंच गया? इस ख्याल ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। फिर मेरे ज़हन में वो वाक़या ताज़ा हो गया जब नाश्ते के बाद मैं चकरा कर कोठरी के फर्श पर गिर गया था। तो इसका मतलब ये है मेरी गफलत के दौरान में मुझे कोठरी से यहाँ पहुँचाया गया था। ये ख्याल और भी ज्यादा तशवीश का हामिल था, क्योंकि इसका जवाब यही था कि मुझे रब्बी मोशी हाइमन के सपुर्द कर दिया गया है। मैं झटके से उठकर सोफे पर बैठ गया और तनकीदी नजर से उस हाल का जायजा लेने लगा। वो वसी और इस कमरा किसी लाइब्रेरी का नक्शा पेश कर रहा था। इसकी पैमाइश 20, 22, 23 फुट रही होगी। चारों दीवारों के साथ आदम कद अलमारियां सादा थी जो किताबों से भरी नजर आती थी। इन अलमारियों से 2 सोफे आगे रखे हुए थे। मैं भी उन्हीं सोफों में से एक पर बैठा हुआ था। 20 फुट वाली एक दीवार में आमदोरफ्त का रास्ता था। दरवाजा मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो सिर्फ दर्रा सा बना हुआ था। उस दर्रे की ऊंचाई 7 फुट और चौड़ाई 4 फुट थी। किसी चौखड़ या पाकड़ की बजाय वहां झालर की शक्ल में मोतियों वाली लड़ियां लटकी दिखाई देती थी। हाल की दीवारें और फर्श संगलाखी में अपनी मिसाल आप था। दूसरी 20 फुट वाली दीवार के साथ किताबों वाली अलमारियों के आगे एक शानदार कुर्सी और मेज मौजूद थी।
ये किसी आला शख्सियत की निशस्तगाह थी। इस पहाड़ी के अंदर यहूदियों के लिए सबसे अहम, मोतबर और काबिल एहतराम शख्स रब्बी मोशे हाइमन ही की थी। मुझे यकीन हो गया चंद नमाज के बाद रब्बी से मेरा आमना सामना होने वाला है। मैंने एक तवील अंगड़ाई ली और ज़हन और जिस्म को पूरी तरह चाको चौबंद कर लिया। आने वाले लम्हात में कोई भी संगीन तरीन सूरत हाल पेश आ सकती थी। मैं एक कदम के साथ सोफे से नीचे उतर आया और घूम फिर कर उस हाल का मुआयना करने लगा। हाल में मेरे सिवा कोई और ज़ीरू मौजूद नहीं था। मैं कदम अलमारियों की तरफ बढ़ गया। वो मोटी मोटी जदीद और कदीम किताबों से भरी हुई थी। दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी जबानों पर वहाँ किताबें मौजूद थी। सबसे ज्यादा इब्रानी जबान की किताबों का था। इब्रानी यहूदियों की अपनी जबान है। इलाहाबादी, यूनानी, मिस्री, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी की भी बेशुमार किताबें थी। ज़ाहिर इन तमाम किताबों का ताल्लुक इल्म और हुनर से था। मैं अलमारियों की सरसरी मुआयने के बाद इस आलीशान कुर्सी की तरफ बढ़ गया जिसके सामने उसी शान की एक मेज भी मौजूद थी। मैं मेज के करीब पहुंचकर रुक गया और वहां मौजूद हर शय का जायजा लेने लगा और उसी वक्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मुझे अपने कंधे पर एक नर्म सा दबाव महसूस हुआ था। कोई मेरे हकम में खड़ा था। ये इंसानी हाथ का मखसूस दबाव था। मैं बेसाख्ता घूम गया और उसी वक्त वो मुझे नजर आ गया। वो यकीनी तौर पर रब्बी मोशे हाइमन ही हो सकता था। पता नहीं वो किस वक्त दबे कदमों खामोशी के साथ मेरे हकम में पहुंच गया था। उसका कद 6.5 फुट से निकलता हुआ था। रंगत सुर्ख और सफेद और चेहरा झुर्रियों ज़दा। उसकी उम्र किसी बीत और 120 से कम नहीं हो सकती थी। जिसम में नईफी और नजारी पाई जाती थी, ताहम झुर्रियों के बावजूद भी चेहरे पर एक खास किस्म की ताजगी पाई जाती थी। उसने आम लिबास की बजाय अपना मखसूस लिबास पहन रखा था। सर पर ऊंची टोपी थी और वो ऊंटों पर बेहरबान मुस्कुराहट सजाए मेरी आंखों में देख रहा था। रब्बी की आंखों में खास किस्म की चमक और लपक थी। मैंने ये खासियत अपने उस्ताद मास्टर हैंग पाई की आंखों में देखी थी। रब्बी के बारे में मुझे पता चल चुका था। वो हिप्नोटिज्म और दीगर मावराई उलूम का माहिर है, लिहाजा मैं बेहद मोहतात था। उसकी पुरकशिश आंखें अगरचे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मैं भी कोई आम इंसान नहीं था जो उसकी आंखों में देखते ही जेर हो जाता। मैं रब्बी से आंखें मिलाकर यकटक उसे घूर रहा था और उसी लम्हे मेरी छठी इसने मुझे एक अछूती राह दिखाई। मकार यहूदियों को किसी मकारी ही से अपने दाम में लाया जा सकता है। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे यूं जाहिर करना चाहिए जैसे मैं रब्बी की आंखों से मुतासर हो गया हूँ। मुझे खुलकर हरगिज़ उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। अपनी सलाहियतों को मख्फी रखना चाहिए ताकि बवक्ते जरूरत उन्हें इस्तेमाल करके रब्बी को धोखा दिया जा सके। रब्बी को अगर मैं खुश गुमानी में मुब्तला कर देता तो ये मेरी बड़ी कामयाबी होती। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल वैसे ही किसी साजिश को धोखादही ही से नाकाम बनाया जा सकता है। इस सोच के साथ ही मैंने रब्बी के चेहरे से निगाह हटाकर झुका ली। वो यही समझा होगा मैं उसकी निगाह की ताब नहीं ला सका। थोड़ी देर बाद मुझे उसका सबूत भी मिल गया। वही मोहब्बत बड़ा मेहरबान हाथ एक मरतबा फिर मेरे शाने पर आ टिका। उसके साथ ही रब्बी लब कुशा हुआ, मेरे बच्चे। उसकी आवाज में खास किस्म की गूंज और शफकत पाई जाती थी। मुझे सख्त अफसोस है कि यहाँ पहुंचने तक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया गया। तुम ये बात ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ पहुंचने के बाद मुझसे नहायत ही शानदार सलूक किया जा रहा है। मैंने तलखी बड़े लहजे में कहा। तम निगाह उठाने की जरूरत महसूस नहीं की। रब्बी की मखसूस नर्म खू मगर गूंजदार आवाज बेरी समा तक पहुंची। मेरे बच्चे, मुश्किलात से गुजरने के बाद इंसान राहतें पाता है। बहरहाल मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हें हमारी तरफ से दुख उठाने पड़े, लेकिन इस सिलसिले को खत्म समझो। अब तुम्हारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुम आराम से सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुमसे नहायत ही जरूरी बातें करने वाला हूँ। अपनी बात खत्म करके वो आलीशान कुर्सी की जानिब बढ़ गया। मैं उसी सोफे पर आ बैठा जहां मेरी आंख खुली थी। मैंने रब्बी मोशे हाइमन की तरफ देखा तो वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। वो इस वक्त गहरी नजर से मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में नरमी के साथ साथ मकनातीसी कशिश भी पाई जाती थी। मैं अपनी रूहानी कुव्वतों के बलबूते पर रब्बी की आंखों में आंखें डालने की कुदरत रखता था। इसका नतीजा जो भी बरामद होता, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको फरेब देने के लिए इंतहाई जरूरी था कि मैं खुद को उससे मुतासर जाहिर करूं। सो मैंने एक बार फिर नजर झुका ली और दानों पर रखे अपने हाथों को घूरने लगा। उसी लम्हे रब्बी की मखसूस आवाज ने बेरी समात पर दस्तक दी। वैदान, मेरे बच्चे। उसकी गूंजीली आवाज में बेपनाह तासिर पाया जाता था। दूसरे मुसलमानों की तरह तुम भी यहूदियों को अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन इस सोच का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहूदियों ने बारहा मुसलमानों की मदद की। तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के अंदर एक इंतहाई मुतशद्दिद ग्रोह पाया जाता है जो हमें अपना अजली दुश्मन समझता है। ये चंद इंतहा पसंद लोग बाकी लाखों करोड़ों मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काते हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुसलमान हम यहूदियों से नफरत करने लगते हैं, जो कि कोई मुस्बत कदम नहीं है। ऐसा मनफी रवैया अकवाम की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है, और ऐसा हो भी रहा है। तुम खुद देख सकते हो इस वक्त तुम्हारी कौम किस इंतशार का शिकार है। मनफी और मुखालफाना सोच ने उन्हें अंदरूनी तौर पर शिकस्त और रेख्त में मुबतला कर रखा है।
वो कहीं यहूदियों से नफरत करते हैं और कहीं हिंदुओं से उनकी दुश्मनी है। कभी ईसाइयों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और कभी किसी और कौम को बुरा भला कहने लगते हैं। उन्हें अपने सिवा सब काफिर नजर आते हैं। मेरे बच्चे, ये सब सोच, ये रवैया मनफी है, गैर सेहतमंद यानी बीमार है। मैं सर झुकाए खामोश बैठा रहा। रब्बी की बातों का यकसर मुझ पर असर ना हुआ और ना ही मैंने उसे पूछा कि यहूदी क्या करते फिर रहे हैं। वो मोहब्बत और भाईचारे के नाम पर किस तरह अक़वाम आलम को अपना गुलाम बना रहे हैं। खामोश रहकर उसकी तकरीर सुनने ही में मेरी भलाई थी। मैं उसे फरेब मुसलसल में मुबतला रखना चाहता था। वो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, दूसरी अक़वाम से नफरत और दुश्मनी तो रही एक तरफ, मुसलमान खुद अपने अंदर भी बेशुमार फिरकों और तबकों में बढ़ चुके हैं। हर तबका, हर फिरका दूसरे को काफिर करार देता है और वाजिबुल कत्ल समझता है। इस अंदरूनी तफरके ने कैसे कैसे अबकरी खा डाले, कैसे कैसे आला दिमाग नफरत की इस आग ने चाट लिए। लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद या जाया नहीं होने दूंगा। रब्बी की गुफ्तगू का बेशतर हिस्सा मुनाफकत और मुनाफरत अमेज ही सही, लेकिन एक बात उसने बड़ी हकीकत अफरोज की थी। आज पूरी दुनिया के मुसलमान, खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी फलासफी को फरामोश कर बैठे हैं। हर फिरका, हर तबका खुद को सही और दूसरे को गलत समझता है और एक दूसरे के खिलाफ गन, लाठी और खंजर बदस्त है। ये वाकई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक सूरत हाल है जो किसी गैर मुस्लिम के सामने सर झुका देने पर मजबूर कर देती है। मैं चूंकि यहूदियों के रब्बी की अय्यारी और चालबाजी से वाकिफ था, इसलिए खामोशी से उसका खुतबा सुनता रहा। मेरे बच्चे, वो कह रहा था, मुसलमान कौम में बड़े जीनियस पैदा हुए हैं, लेकिन बेशतर के टैलेंट की कली बिन खिले ही मुरझा गई। उन्हें नफरत और फिरका वारियत की तपश ने झुलसा दिया। इस कौम के बाद आकबत नानदेश लोगों ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, मगर मैं तुम पर एक जरा आंच नहीं आने दूंगा। उसने 2 मरतबा इस सवाले से खुसूसन मेरा जिक्र किया था। रद्द-ए-अमल के तौर पर मेरा सर उठा और उसकी तरफ देखना लाजमी हो गया था। इस ख्याल से उसे मुझ पर कोई शक ना हो, मैंने चौंके हुए अंदाज में एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर निगाह झुका ली। मैं उस पर यह जाहिर करना चाहता था कि उससे आंख मिलाना मेरे बस की बात नहीं। रब्बी मोशी आइमन ने अपनी मखसूस तासीर अंगेज आवाज में खिताब जारी रखा, मेरे बच्चे, तुम्हें एक नजर देखते ही मुझे तुम्हारी सलाहियतों का अंदाजा हो गया था। तुमने आज तक फजूल कामों में अपनी तवानाई सर्फ की है। मैं तुम्हें बताऊंगा अजीम कारनामे किस तरह अंजाम दिए जाते हैं। मेरे साए में रहकर तुम जिंदगी के अनोखे तजर्बे से गुजरोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिकी CIA से छीना है। उसने लफ्ज छीना पर काफी जोर दिया था। मैंने बेसाख्ता गर्दन उठाकर उसे देखा। वो बोला, ये CIA वाले बड़े ज़हीन और चालाक बनते हैं, लेकिन ये बेवकूफ तुम्हारी हकीकत की गर्द को भी नहीं पा सकते। अब यही देख लो, वो सीडी की चोरी का इल्जाम तुम पर धर रहे हैं, हालांकि वो सीडी तुमने नहीं चुराई। जिस किसी ने भी चुराई है मैं जानता हूँ। मुझे एक झटका सा लगा, रब्बी कोई बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा था। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। वो नहायत ही ठहरे हुए नरमो मुलायम लहजे में बोला, मेरे बच्चे, तुम अपने ज़हन को परेशान ना करो। मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो सकते, वो सब तुम्हारे परतू की शरारत है। तुम्हें ये बात किसने बताई? मैं वाकई हैरत ज़दा था। रब्बी की मावराई कूतें खुल रही थी। ये राज मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था। वो मेरे अचानक सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, मेरे बच्चे, मैं उम्र में तुमसे 5-6 गुना बड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे लहजे में वो एहतराम नजर नहीं आता जो होना चाहिए। तुम मुझे जिस अंदाज में मुखातिब कर रहे हो वो बदतमीजी के ज़मरे में आता है। अपने लबो लहजे और तेवर को दुरुस्त करो मेरे बच्चे। याद रखो, बद इखलाकी और बद तहजीबी इंसान की सलाहियतों को इस तरह तबाह और बर्बाद कर देती है जैसे लोहे को जंग और लकड़ी को दीमक। आसमान बहुत बुलंद, बहुत बड़ा और बहुत आला है। उसकी जानिब रुख फेर कर थूकने वालों का थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरता है। रब्बी खुली हकीकत बयान कर रहा था। मुझे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने निदामत अमेज अंदाज से उसे देखा और एक मरतबा फिर गर्दन झुका ली। वो चाहे यहूदियों का एक मजहबी पेशवा था, लेकिन इखलाकियात का एक कायनाती उसूल बयान कर रहा था, इसलिए उसके कहे को सुनना और उस पर अमल करना लाजिम था। बहरहाल, मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वो रसानियत और मोहब्बत की अमेजिश अपने मखसूस लहजे में बरते हुए बोला, जब मैं तुम्हारी पुरस्रार जिस्मानी और ज़हनी बल्कि रूहानी सलाहियतों से आगाह हो गया हूँ, तो ये भी जानता हूँ तुम्हारा परतू क्या क्या करता फिर रहा है। उसकी शरारतें अभी खत्म नहीं हुई। सीडी की चोरी के बाद भी उसने एक ताज़ा तरीन कारनामा अंजाम दे डाला है। वो क्या? मैं पूछे बिना ना रह सका। अलबत्ता इस दफा मेरे लहजे में एहतराम शामिल था। उस शरीर ने तुम्हारी साथी सद्दफ को शुएब होरी की कैद से निकाल लिया है। रब्बी ने मेरी समात पर एक खौफनाक धमाका किया। दिलचस्प बात यह है कि सद्दफ उसे असली वजदान ही समझ रही है और इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। मैं दीदे फाड़े रब्बी मोशी हाइमन को देख रहा था। मैं उसकी स्पिरिचुअल अप्रोच का कायल हो गया। वो बेपनाह रूहानी सलाहियतों का मालिक था। इस वक्त मैं बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे अंदर उतरने की कोशिश कर रहा हो। बेसाख्ता मैंने निगाह झुका ली।
उसी लम्हे एक खतरनाक सवाल ने मेरे जहन में जन्म लिया, अगर रब्बी ने वाकई किसी रूहानी सलाहियत से वो अहवाल मालूम किया था तो फिर इस बात के इम्कानात भी रोशन थे कि वो रूटी वाले मंसूबे से भी वाकिफ होगा। बल्कि उसे तो ये भी जानना चाहिए कि रूटी उसकी नहीं बल्कि किसी मुखालिफ ग्रोह के लिए काम कर रही है। इस ख्याल ने मुझे गहरी तशवीश में मुबतला कर दिया। इस मामले का एक और पहलू भी था। मेरा ज़हन यहूदियों की अजली मक्कारी की तरफ जा रहा था और रब्बी एक तरह से यहूदियों का सरदार था। इसकी मक्कारी आला क्वालिटी की होती। मैंने तनकीदी अंदाज में सोचा, मुमकिन है रब्बी मुझे मुतासर करने के लिए वो बातें कर रहा हो। शुएब गोरी यहूदी लाबी का प्लांटेड थी, सद्दफ गोरी की कैद से निकल गई हो, वहाँ की सारी खबरें रब्बी तक पहुँच गई और अब ये मुझ पर रोब झाड़ने के लिए ये पूरी इसरार अंदाज इख्तियार कर रहा हो। होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन रब्बी के एक इंकिशाफ पर मैं वाकई हैरत ज़दा था, और वो ये कि नकली वैदान की कोड़ी वो खूब लाया था। सीडी की चोरी वाले मामले की हकीकत सिर्फ मुझ तक महदूद थी। इस सिलसिले में रब्बी ने वाकई मुझे हैरान कर दिया था। मेरा ध्यान ला मोहल्ला सद्दफ की तरफ चला गया। रब्बी के मुताबिक सद्दफ नकली वैदान को असली समझ रही थी। पता नहीं वो बदमाश उसके साथ क्या क्या बदमाशियां कर रहा होगा। सद्दफ मुझे बेपनाह चाहती थी। अपने जाने वालों को इस तरह बीच में नहीं छोड़ा जाता। सद्दफ मेरी एक मुंतखिब साथी थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान को दाव पर लगाया था। यहाँ फोन की सहूलत मौजूद है। मैंने बेइख्तियार रब्बी से इस्तफसार किया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, हाँ मेरे बच्चे, यहाँ से पूरी दुनिया में डायरेक्ट किसी भी जगह फोन किया जा सकता है। फिर मुझसे पूछा, तुम किस उलझन में गिरफ्तार हो? मैं फौरी तौर पर सद्दफ से राब्ता करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम अपने परतू की वजह से फिक्र मान दो। बिल्कुल यही बात है। मैंने कहा ना, तुम हर फिक्र हर परेशानी को जहन से झटक दो। रब्बी शफकत अमेज लहजे में बोला, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारी पुश्त पर। तुम देख लेना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी साथी को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा और वो तुम्हारा परतू। वो एक लम्हे को रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा, तुम अपने जहन को परागंदा मत करो। रब्बी की बातों में बड़ी कवि तसल्ली और तशफी थी। मैं मुतमईन हो गया और फौरन गुफ्तगू को साहिल की जानिब मोड़ दिया। मैंने रब्बी मोशी आयमन को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे अंदाजे में वादे शिकवा था, मोहतरम रब्बी, मेरी एक साथी साहिल भी आपकी कैद में है। कैद नहीं मेरे बच्चे, वो एक मेहरबान मुस्कुराहट के साथ बोला, वो मेरी पनाह में है। मैंने कहा, बर्नार्ड ने साहिल के हवाले से मुझे जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाली है। क्या ये हकीकत है कि साहिल किसी अनमोल खजाने के राज से आगाह है और वहां तक रसाई का जरिया भी जानती है? हम बेमकसद बातों में एक सेकंड भी जाया नहीं करते, वो पुरमानी अंदाज में बोला। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा साहिल इतनी गहरी भी हो सकती है। तुमने संजीदगी से कभी उसकी गहराई नापने की कोशिश ही नहीं की मेरे बच्चे, वो रसानिये से बोला। जो लोग ऊपर से सीधे सादे और मासूम नजर आते हैं वो अपने अंदर कई समंदर छुपाए बैठे होते हैं। तुमने अपनी साथी साहिल को हमेशा एक आम सी लड़की समझा है। बहरहाल तुम्हें बहुत जल्द यकीन आ जाएगा कि साहिल कोई आम सी लड़की नहीं है। क्या मैं इस वक्त साहिल से मिल सकता हूँ? काफी देर से दिल में मचलने वाला सवाल बिलाखिर मेरी जबान पर आ ही गया। रब्बी ने बड़ी मानी खेज नजर से मुझे देखा और गहरी संजीदगी से बोला, मैं तुम्हें साहिल से जरूर मिलवाऊंगा, मगर फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं, बल्कि यूं समझो सरेदस ये मुनासिब नहीं। तुम्हें 2 दिन मजीद इंतजार करना होगा, उसकी याद में थोड़ा और तड़पना होगा। वो खामोश होकर खला में कूदने लगा। चंद नमाज के बाद दोबारा मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, वैदान मेरे बच्चे, किसी की याद में तड़पना और इस तरह तड़पना कि तुम्हारी तड़प किसी को नजर ना आए बहुत मुश्किल काम है। मैं देख रहा हूँ तुम ये मुश्किल काम करने में नाकाम हो रहे हो, हालांकि मैं जानता हूँ तुम इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल और कठिन काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बेपनाह हौसला और कुव्वत बर्दाश्त है, मगर इश्क के मैदान में तुम मार खा रहे हो। वो खामोश हुआ तो मैंने इज़रारी अंदाज में पूछा, मुझे फिर क्या करना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो यकटक मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में बेपनाह मकनातीसी कशिश थी। अगली लम्हे मैंने निगाह झुका ली। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं उससे आंख मिलाने की कुदरत नहीं रखता था, बल्कि मैं ये सब कुछ एक खास मंसूबे के तहत कर रहा था। ये सच है कि रब्बी मोशी हाइमन की निगाह से बेहद तस्खीरी कुव्वत पोशीदा थी, मगर मैं भी कोई आम आदमी नहीं था जो उससे जेर हो जाता। मैंने जिंदगी में बारहा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा था और कभी उससे मुतासर नहीं हुआ था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तासीर वाली शय मौत है, जो बड़े बड़ों को हिला कर रख देती है। मैं मौत से कभी नहीं डरा था, तो रब्बी के सामने क्या सुरंगा होता। मेरा मुतासर होना एक खेल था जो मैं यहूदियों के सबसे बड़े रब्बी मोशी हाइमन के साथ खेल रहा था। पता नहीं इस सासाबी खेल में हार किसका मुकद्दर बनने वाली थी और जीत किसका नसीब चमकाने वाली थी, मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानता था। मेरी नजर झुकी तो रब्बी ने गूंजदार आवाज में कहा, मेरे बच्चे, तुम जितनी ज़ाहिरी और बातनी सलाहियतों के मालिक हो, अभी तक तुमने उसका अशरे अशीर भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम्हारी कई सलाहियतें तो पड़े पड़े जंग आलूद हो रही हैं और बात को तुम अपनी जज्बातियत से खराब कर रहे हो। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे ज़हन को पॉलिश कर दूंगा, तुम्हारी सलाहियतों को साफ करके तुम्हें शख्सियत के एतबार से देव एकल बना दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, अब सब कुछ मैं खुद करूंगा। तुम बस खामोशी के साथ मेरी हिदायत पर अमल करते जाओ।
वो ऐसा ऐसा मुझे अपनी राह पर ला रहा था। मैं भी यही जाहिर करने लगा कि मैंने उसके बिछाए हुए जाल में कदम डाल दिया है। उसी पॉलिसी को इख्तियार करके मैं उसे किसी मरहले पर चित कर सकता था। मैंने नहायत ही फर्मा बरदारी से कहा। इस वक्त मेरी अदाकारी उरूज पर थी। ठीक है मोहतरम रब्बी, ठीक है मोहतरम रब्बी, मैं आपको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी जगह कोई और आम आदमी होता तो उसकी चाल रब्बी से ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र और मेरे उस्ताद मास्टर हैंग पाई का एहसान था कि मैं रब्बी के सामने साबित कदमी से डटा हुआ था। जी की पोशीदा कुव्वत और योगा ट्रेनिंग मेरे लिए एक मजबूत ढाल साबित हो रही थी। मेरी इताअत मंदी पर रब्बी खुश हो गया। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने मेरा दिल बढ़ा दिया है, वो शफकत भरे लहजे में बोला।